नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड ईडब्ल्यूएस कोटा। तो आज हम कर रहे हैं अपना पॉलिटी का सेशन नंबर 13। ये टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं जो कि बहुत रेलिवेंट है फॉर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा। पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझते हैं। सबसे पहले अभी तक आप मेरे साथ क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो ये रहे वो टॉपिक्स जो आपने मेरे साथ खत्म किए हैं। इंडियन सिटीजनशिप, एसटीजी इंडिया इंडेक्स, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, सीएए 2019, फंडामेंटल राइट्स, एनईपी 2020। उसके बाद हमने खत्म किया फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, डिजिटल एजुकेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड टाइगर डे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बैटल ऑफ रेजिंग लॉ जो कि फ्रीडम स्पेशल था, फंडामेंटल राइट्स। तो 12 टॉपिक आज हम अभी तक कवर कर चुके हैं। वी आर राइट ऑन 13th सेशन। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपको बहुत कुछ इसमें पता चलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। सबसे पहले व्हाई टू स्टडी। तो ये वो न्यूज क्लिप थी जो आई थी, इसी महीने में आई है, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आई थी। ईडब्ल्यूएस कोटा चैलेंज रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता क्या है, डिवीजन बेंच क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होते हैं, फुल बेंच क्या होते हैं, ये भी हम सब कुछ आज इस सेशन में सीखेंगे। तो आपके लिए बहुत ही मजेदार सेशन है। आते के साथ ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, एंड प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड सो दैट वी कैन मेक अ वेरी बिग एंड वेरी बेटर लर्निंग कम्युनिटी। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये लाया गया था। 103वां संशोधन कानून। क्या कहता है ये कानून? ये कानून कहता है कि इट प्रोवाइड्स 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, एक कीवर्ड है, यहां पे कीवर्ड है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो 10% रिजर्वेशंस देने की उनको बात कही गई, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी। इसके लिए सरकार ने क्या किया? इसके लिए सरकार ने अमेंड किया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मेरे साथ आप फंडामेंटल राइट्स में इसको कवर अप कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उस वीडियो को जाके देखें और लाइक भी कर दें। राइट, वहां मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद ये कहता है आर्टिकल 15(4) नॉट एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनको अलग से रिजर्वेशंस की क्राइटेरिया हमारा संविधान देता है। एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4 नॉट एप्लीकेबल टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। सिविल पोस्ट में जो भी पोस्ट साइंटिफिक और टेक्निकल है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। क्राइटेरिया क्या है इसका? कौन कौन एलिजिबल है फॉर ईडब्ल्यूएस में? ईडब्ल्यूएस के लिए जो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है वो है फैमिली और एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख। 8 लाख से कम की आपकी आय होनी चाहिए आपके परिवार की। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। काफी छोटे छोटे एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स, उन सब में सवाल आया है कि ईडब्ल्यूएस में जो क्राइटेरिया था वो उनका एनुअल इनकम कितना रखा गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, दैट इज सैलरी, एग्री, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा। कुछ और खास बातें हैं, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के कि पीपल ऑन लेस देन 5 एकर्स ऑफ फार्म लैंड, जिनके पास 5 एकड़ से कम की फार्म की जमीन है वो इसमें एप्लीकेबल है। प्लस में जिनके पास टाउन में 1000 स्क्वायर फुट का उससे कम एरिया में घर है, उसके लिए ये उनके लिए एलिजिबल, वो लोग इसमें एलिजिबल है। उसके बाद जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 100 गज से ज्यादा नहीं होने चाहिए इन नोटिफाइड एरियाज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। और अगर कोई नोटिफाइड एरिया के बाहर जिसका घर है तो वो 200 गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये कुल मिला के ये पूरा क्राइटेरिया 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 का बनाया गया है। न्यूज में किस लिए है ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसे चैलेंज किया गया है। ईडब्ल्यूएस कोटा को काफी सारी पिटीशंस फाइल हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को ये रेफर किया गया। क्या चैलेंज थे, यानी कि ग्राउंड्स क्या थे चैलेंज के? देखते हैं। 3 ग्राउंड्स थे बेसिकली। सबसे पहला था इट वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान की मूलभूत संरचना है उसको ये भंग करती है। बिकॉज उसमें ये बोला गया था कि सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स को हम प्रोटेक्शन देंगे। राइट, सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देने की बात कही गई थी, जो कि अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, लेकिन
103rd अमेंडमेंट एक्ट सोशली बैकवर्ड को ना देखकर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे काम करता है। इकोनॉमिक जो वर्ड मैंने आपको पहले कहा था, इसमें कीवर्ड है इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक स्टेटस पे ये बनाया गया है जो कि टोटली बीएसडी को वायलेट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो पहला ग्राउंड तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये लगाया गया कि जो इंदिरा साहनी और इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंडल रिपोर्ट को सपोर्ट किया था और रिजर्वेशंस को 50% पे केप कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो उसमें भी ये बात कही गई है कि अगर आप ये 10% लेके आते हो तो 50% तो ये जो केप किया गया प्लस 10% और, तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 60%, विच इज मोर देन 50%। तो ये भी एक वायलेशन है इंदिरा साहनी के उस रूलिंग को, इंदिरा साहनी के उस रूलिंग में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसके बाद तीसरा जो ग्राउंड आया वो आया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, जो प्राइवेट और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उन्होंने ये बहस की, ये सवाल उठाए कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो आप कहते हो कि वी हैव गिवन यू अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन, तो ये तो वायलेशन हो गया उसका, क्योंकि आप हमें कंपेल कर रहे हो, अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को आप हम पे लाद रहे हो। तो हमारे लिए तो वो ट्रेड और प्रोफेशन रहा कहाँ, उसमें हमारी फ्रीडम रही कहाँ। तो ये बात प्राइवेट और अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स दावा कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको पिछली लेक्चर में आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम बताया था, आर्टिकल 19(1) से लेके आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए से लेके आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी तक। तो आप मुझे बताइए कि ये जो राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन है, ये उनमें से किस आर्टिकल में आता है? ये हमने कल बात की थी, राइट। ध्यान से बताना जरा, कहीं आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ में तो नहीं आता? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब गवर्नमेंट के क्या आर्गुमेंट्स है इसको लेके? ये आरोप तो लगा दिए तीन। क्या क्या तीन आरोप थे? पहला, आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहे हैं। दूसरा, इंदिरा साहनी और यूनियन ऑफ इंडिया में जो केस में जो रूलिंग आई थी उसका वायलेशन है। तीसरा, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन, उसका वायलेशन है। तो गवर्नमेंट्स ने फिर अपने पक्ष रखे। गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप पहली बात कर रहे हो कि हम बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, उसमें ये होता है कि टू सस्टेन अ चैलेंज अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट मस्ट बी शोन द वेरी आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अल्टर्ड। गवर्नमेंट का कहना है कि आपको बताना पड़ेगा कि हमने संविधान को कहां से चेंज कर दिया, हमने उसकी क्या आइडेंटिटी हमने ऐसी बदल दी कि आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहे हो, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप चैलेंज कर रहे हो। तो पहला तो पॉइंट ये रखा गवर्नमेंट ने। दूसरा, इंदिरा साहनी केस को लेके गवर्नमेंट ने ये पॉइंट रखा कि आप इंदिरा साहनी केस दिखा रहे हो, आप अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस देखो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसीज के लिए 27% कोटा जो है वो सपोर्ट किया था। तो गवर्नमेंट ने ये पक्ष रख दिया कि आप इंदिरा साहनी दिखा रहे हो तो हमारी तरफ से अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखो। उसके बाद अनएडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट है, जो फ्रीडम वाला जो राइट है, उसमें स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस भी लगा सकती है। तो हमने वो चीज की है, तो उसकी जो दुहाई थी, उसका जो एक तरीके का जो पक्ष था वो गवर्नमेंट ने रखा। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट भी हरकत में आया। उन्होंने जैसी ये काफी सारी पिटीशंस फाइल हुई रिगार्डिंग द ईडब्ल्यूएस कोटा चैलेंज, तो उन्होंने भी काउंटर एफिडेविट्स लगाए डिफेंड करने के लिए 103rd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि जब भी कोई लॉ जब चैलेंज किया जाता है तो बर्डन ऑफ जो प्रूफ होता है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कर रहे हैं। जैसे सपोज कि ईडब्ल्यूएस के लिए पिटिशनर्स ने जो फाइल की है तो वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर आपको किसी चीज को प्रूफ करना है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, वो पिटिशनर्स पे ही लाई करेगा, वो गवर्नमेंट को नहीं प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। इस चीज को आप थोड़ा सा समझे। सिमिलरली एक ऐसा ही सिविल लॉ वर्सेस क्रिमिनल लॉ के बीच में भी होता है। जो सिविल लॉ होती है और जो क्रिमिनल लॉ होती है, उसमें एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो सिविल लॉ है उसमें अगर कोई भी बंदा आया, किसी का भी अगर केस आया, तो वो इनोसेंट है टिल प्रूवन गिल्टी। मतलब ये कि उसका जो केस आया है सिविल केस में, अगर कोई सिविल लॉ के अंदर कोई केस आया है तो उसमें अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक इनोसेंट है, सामने वाले को प्रूफ करना है कि ये गिल्टी है। लेकिन क्रिमिनल केस में अगर कोई बंदा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक गिल्टी है, सामने वाले को प्रूफ, यानी उसको प्रूफ करना है कि मैं इनोसेंट हूं।
तो ये डिफरेंस होता है लॉ के बीच में, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, थिन लेयर ऑफ डिफरेंस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मजा बहुत आता है लॉ पढ़ने में, राइट। इसके बाद चलते हैं 5 जज बेंच, जिसको ये रेफर किया गया। तो जब भी एक केस एक लार्जर बेंच 5, 7, 13 लार्जर बेंच को जब किया जाता है तो मतलब यह है कि लीगल चैलेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं। तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक इट, ठीक है। आगे अब क्या है, ये क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कहता है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी 5। तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो होने चाहिए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ का सवाल पूछा गया है, उठाया गया है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें कम से कम जजेस की संख्या 5 होनी चाहिए। इसलिए 5 जज बेंच को ये रेफर किया गया है। ये वो 5 जज बेंच नहीं है, इस पिक को देख के कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बताता हूँ ये क्या कौन सा जज है ये, यानी कि किस केसेस में ये अपॉइंट किए गए थे। अ बेंच इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड विद एन ऑड नंबर ऑफ जजेस। हमेशा ऑड नंबर रहते हैं। ऑड नंबर क्यों रहते हैं आप बताइएगा मुझे कमेंट थ्रेड में, मैं सुनना चाहता हूं कि व्हाई देयर आर ऑड नंबर ऑफ जजेस ऑलवेज। तो जैसे ही 2 और 3 जजेस का बेंच बनता है तो उसे डिवीजन बेंच कहते हैं। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल एप्टीट्यूड में ये क्वेश्चंस आते हैं, क्लैट वगैरह के एग्जाम्स में। अ बेंच ऑफ 3 और 5 जजेस कॉल्ड एज फुल बेंच। 3 और 5 जजेस है तो उसे फुल बेंच कहा जाता है। और बेंच ऑफ 7+ जजेस अगर हैं, 5+ या 7+ जजेस के जो बेंच है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है, राइट। अभी तक इंडिया में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है 13 जज का बना था, केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, और ये उनमें से 7 जजेस के चेहरे हैं। टोटल 13 जजेस थे केशव नंद भारती केस में, अभी तक का हाईएस्ट, और ये वो 7 हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि केशव नंद भारती केस इतना हिस्टोरिक क्यों है, उसमें क्या इवॉल्व हुआ था फर्स्ट टाइम, कौन सा कॉन्सेप्ट पहली बार आया था, उसको आज हमने डिस्कस भी किया है, राइट। ये कुछ वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज हैं आपके लिए, आप इसे बिल्कुल यूज करते रहिए। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मैं एक बार फिर से आपको सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं। अभी तक हमने जो जो पढ़ा, ये वो क्लिप, 103rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है इन अ ब्रीफ, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज क्या थे, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष क्या रखा, और 5 जज बेंचेस, राइट। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। हम फिर मिलते रहेंगे, आगे बात करेंगे एक्साइटिंग टॉपिक्स पे। सो कीप वॉचिंग अस। थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय हिंद।